नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सरफेसी एक्ट पर। बातचीत के लिए हमारे साथ हैं विषय विशेषज्ञ श्री मनोज शाही अधिवक्ता जी। कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि हमारा आज का विषय है सरफेसी एक्ट, तो हम आपको बता दें कि आज हम खास तौर से बात करेंगे कि जो लोग लोन लेते हैं बैंक से और फिर वो लोन नहीं पटा पाते हैं तो किस तरह की दिक्कतें आती हैं और इस कानून के तहत उन पर क्या कार्रवाई होती है, और जिस तरह से संपत्तियों को ऑक्शन किया जाता है या किसी गाड़ी को ऑक्शन किया जाता है तो कई बार लोगों की शिकायत होती है कि भाई गलत तरीके से करती गई, तो उनके पास क्या प्रावधान है, क्या रेमेडी है अगर कोई चीज़ गलत हुई है उसके लिए। खास तौर से आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है और इसके माध्यम से आप सीधे हमसे जुड़कर सवाल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। दूसरा नंबर है 0755266049। टेलीफोन नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और आप हमसे सीधे जुड़कर सवाल कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 1800-233-0040, 0755266049। आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। मनोज जी, जैसा कि हमारा आज का विषय है तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप बताएं कि ये एक्ट क्या है, सरफेसी एक्ट क्या है। ये जो एक्ट है जी, द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, जी, ये जब खाता डिफ़ॉल्ट में आता है तो पब्लिक मनी की रिकवरी के लिए इस एक्ट का एनेक्टमेंट किया गया। जी, तो इससे पहले भी और भी प्रावधान थे, ऐसा नहीं है कि 2002 से पहले हमारे पास प्रावधान नहीं थे डिफ़ॉल्टर से पैसे रिकवर करने के, लेकिन एक कानून की जटिल और लंबी लड़ाई लड़ने के बाद बैंकों का पैसा वापस आ पाता था। ये इतना आसान नहीं था, परंतु इस एक्ट को इसलिए किया गया कि विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, बिना कोर्ट के दखल अंदाजी के बैंक अपना पैसा रिकवर कर सके। और बैंक का पैसा जो है कहीं ना कहीं राष्ट्र की संपत्ति होता है, ये लोक धन होता है, इसकी वसूली जब हो जाती है बराबर तो ही हम अपने राष्ट्र को आगे विकसित करने में सहयोग कर पाते हैं। तो इधर कुछ सालों में, विगत वर्षों में 2000 के पहले हमारी नहीं पूरे विश्व की जब इकोनॉमी थोड़ा सा लड़खड़ाई, तब ये महसूस किया गया कि जो हमारे पास उपलब्ध कानून हैं उससे बैंक की रिकवरी उतनी सुदृढ़ नहीं हो रही है और हमारी राष्ट्र की इकोनॉमी भी लड़खड़ा रही है। इसके लिए इस एक्ट का एनेक्टमेंट 2002 में किया गया। जी, मनोज जी, आपने बताया कि पहले से कानून थे और उसके बाद भी इसको बनाया गया, तो इस एक्ट में ऐसी क्या खासियत है जो पहले के कानून में नहीं थी? इसकी विशेषताएं खास तौर से क्या हैं जिसकी वजह से इसको एक अलग स्वरूप दिया गया है? इसमें पहले क्या होता था कि 10 लाख से नीचे की रिकवरी आरआरसी के माध्यम से बैंक अपनी कर लेते थे, और या फिर 10 लाख के ऊपर 10 लाख तक या किसी भी अमाउंट को 1996 के पहले जो है ये डीआरटी जब नहीं बना था तो सिविल में ही सारे प्रकरण चलते थे, व्यवहार न्यायालय में। व्यवहार न्यायालय में पहले लंबी लड़ाई लड़ने के बाद बैंक को डिक्री मिलती थी और डिक्री के बाद उसका निष्पादन करने में उतना ही लंबा समय लगता था जितना डिक्री हासिल करने में किया है। तो अंततः ये केवल बैंकों के लिए प्रॉब्लम नहीं थी। डिक्री लेने के बाद जब उसका निष्पादन होता था तो ऋणी के ऊपर रिकवरी इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि वो कभी चाह के भी नहीं दे पाएगा पैसा, लंबी लड़ाई के कारण। तो कहीं ना कहीं ये एक्ट बना करके हमारी विधायिका ने केवल बैंकों का नहीं ध्यान रखा है, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली ऋणियों का भी ध्यान रखा है कि एक समय सीमा में कानून का सहारा लेते हुए ये पैसा रिकवर करें। अब पहले केवल सिविल से होता था, उसके बाद बदलाव हुआ, डीआरटी एक्ट फॉर्म हुआ, उसमें 10 लाख से ऊपर की रिकवरी डीआरटी में होने लगी, 10 लाख से नीचे सिविल कोर्ट में। फिर अमेंडमेंट होने के बाद 20 लाख की रिकवरी 20 लाख से नीचे की वो सिविल में हो रही थी और 20 लाख से ऊपर की डीआरटी में। लेकिन डीआरटी में भी पूरा ओरिजिनल एप्लीकेशन बोलते हैं, वसूली की प्रक्रिया है, वहाँ पे पूरा केस चलता है। केस चलने के बाद जब रिकवरी सर्टिफिकेट मिलता है तो रिकवरी ऑफिसर फिर वो निष्पादन की प्रक्रिया करता है। तो इसमें भी देर हो रही थी। तो कानून ने ये कहा, विधायिका ने, कि जो सिक्योर्ड असेट है, मतलब जो बंधक रखे हुए हैं या हाइपोथिकेशन है, बंधक अचल संपत्तियों का होता है और चल संपत्ति में दृष्टि बंधक रखा जाता है। तो इन दोनों में जहाँ सिक्योर्ड हो असेट
उन संपत्तियों को ही केवल एनफोर्स कर सकते हैं। लेकिन बैंक और डीआरटी जो डिक्री पारित करती हैं उसमें यदि कुछ नहीं भी रखा है गिरवी, बंधक नहीं भी रखा है, और यदि पैसा लेना है, उनकी सैलरी या दूसरी असेट से भी रिकवरी हो सकती है। इस एक्ट में लिमिटेड जरूर है कि केवल बंधक संपत्तियों को ही एनफोर्स करेंगे। अब अंतर क्या है? अंतर यह है कि वहाँ हर चीज़ कोर्ट से पूछ के करनी थी, यहाँ बैंक में प्राधिकृत अधिकारी जो स्केल 4 से नीचे नहीं होगा उसको ये पावर दिए गए हैं कि वो नियमों का पालन करते हुए और पूरी सेल तक बिना इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट कार्रवाई कर सकता है, प्रोवाइडेड, लेकिन उसमें एक परंतुक है कि वो कानूनी प्रक्रिया को अपना रहा है कि नहीं। तो आपने पूछा जैसा कि मतलब क्या अंतर है, तो अंतर यही है कि वहाँ कोर्ट के सहारे था या बिना कोर्ट के सहारे है, और बैंक की रिकवरी थोड़ी जल्दी होती है। जी, हम बात करें सरफेसी एक्ट की, तो इसमें किस तरह के प्रकरण आते हैं और क्या प्रक्रिया होती है? इसमें जब खाता गैर निष्पादित आस्ती, मतलब साधारण भाषा में एनपीए घोषित किया जाता है आरबीआई की गाइडलाइन के तहत, तो एनपीए घोषित होने के बाद बैंक का ऑथराइज्ड ऑफिसर जो मैंने बताया, जो चीफ मैनेजर से नीचे का नहीं होगा, वो 13(2) के तहत नोटिस देता, धारा 13 उपधारा 2, धारा 13(2) का 60 दिवसीय नोटिस देता है, मांग सूचना पत्र, कि आप 60 दिन में आप इतना पैसा ऋण का भुगतान कर दीजिए। नहीं करने की दशा में प्राधिकृत अधिकारी सरफेसी एक्ट के तहत आगे की अग्रिम कार्रवाई करेगा, जिसमें संपत्ति बेची जाएगी। ये सूचना देता है उसको, और इस 60 दिन में ऋणी का काम है कि वो पैसे की व्यवस्था करके इस ऋण को चुकता करे, अन्यथा की दशा में आगे की प्रक्रिया में उसको बेचा जाता है। 60 दिन का जब सूचना पत्र उसको प्राप्त होता है, तो उसमें जो गलतियां बैंक करते हैं, जो नहीं करनी चाहिए, जो कानून है वह बहुत ही सोच समझ के बनाया है कि किसी तरह से हमारे ऋणी जो लोग हैं या बंधक करता है उनके प्रति अन्याय ना हो, तो एक प्रक्रिया बनाया है जो रूल्स कहते हैं। तो रूल्स के तहत ये नोटिस देने के लिए भी तरीका बताया है कि किस तरीके से नोटिस सर्व होगा। तो नोटिस प्रत्येक ऋणी बंधककर्ता को उसके कार्य क्षेत्र जहाँ है वहाँ पर, कार्य के पते पर, उसके निवास के पते पे, या जहाँ बंधक संपत्ति हो उस पर रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से सूचना पत्र देना आवश्यक है। और बैंक को इसकी प्रति संभाल के रखनी होती है, रजिस्टर्ड पोस्ट की भी और एक्नॉलेजमेंट भी। इसके अलावा केवल एक मोड नहीं है, यदि ऐसा लगता है कि रजिस्टर्ड पोस्ट सर्विस नहीं हो रही है, तो रजिस्टर्ड पोस्ट को अवॉइड कर रहा है लेने वाला, तो उस दशा में प्राधिकृत अधिकारी वहाँ पे जाके उसको चस्पा करेगा, नोटिस को चस्पा करने के बाद पेपर में पब्लिश करेगा। जी, मनोज जी कॉलर लाइन पे हैं सागर से, हम उनका सवाल लेते हैं, फिर वापस चर्चा पे आएंगे। विपिन जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? था कि ये एक्ट कितने सालों के बाद लगता है, मतलब कि लोन लेने के कितने वर्ष बाद इस एक्ट लागू कर सकते हैं, पर हो जाता है? पहला सवाल ये था। दूसरा सवाल ये था कि इसमें कुछ प्राइज भी रहता है कि इतने से ज्यादा पैसे अगर लिए हैं तभी ये एक्ट लगेगा, अगर कम पैसे हैं तो नहीं लगेगा, कुछ ऐसा भी रहता है क्या? जी, इसमें खाता जब गैर निष्पादित आस्तियों में आता है तब से वो तुरंत कर सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं। आस्तियों के लिए आम भाषा में हम उसको क्या एनपीए बोलते हैं। तो एनपीए जो होता है, खाता यदि 90 दिन से ज़्यादा डिफ़ॉल्ट में रहता है तो वो गैर निष्पादित आस्तियों की श्रेणी में आता है, और बैंक को क्लासीफाई करना पड़ता है, वर्गीकृत करते हैं, उसके बाद ही ये कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 5 साल के बाद करेंगे, नहीं। खाता आपने लिया और 90 दिन तुरंत में ही नहीं दिया तो गैर निष्पादित, और हो सकता है आपने 18 साल लोन चुकाया हो लेकिन 19वें साल में आप डिफ़ॉल्ट हो रहे हो, तो भी 90 दिन जरूर देखे जाएंगे। तो ये इसके लिए समय अवधि इतनी है कि बस गैर निष्पादित आस्तियों में आते साथ ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। दूसरा जो उत्तर था, प्रश्न था उनका, उसका उत्तर ये है कि उनका प्रश्न सही है कि क्या कितने कम से कम या कितने ज़्यादा से ज़्यादा पे कहाँ लगता है। तो ये धारा 31 में आपका प्रावधान दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ ये एक्ट लागू नहीं होगा। तो ये 1 लाख से नीचे का जो ऋण होता है उस पर यह लागू नहीं होगा। 1 लाख से नीचे, या फिर मैंने जैसे 1 करोड़ का लोन लिया है और मैं 80 लाख चुका हूँ, या 81 लाख दे चुका हूँ, 81 लाख, तो 20% से जितना मैंने लोन चुकाया उसका यदि 20% से नीचे बचा है
जी। तो फिर सरफेसी लागू नहीं, मतलब 80% से ऊपर आपने भुगतान कर दिया तो सरफेसी नहीं लागू होगा, चाहे वो गैर निष्पादित आस्तियाँ हो जाए, बैंक को दूसरी प्रक्रिया में जाना पड़ेगा। तो ये दो हैं कि 80% और 1 लाख 1 लाख कम से कम 1 लाख से ऊपर का लोन होना चाहिए तो लागू होगा। दूसरा 80% से ज़्यादा यदि भुगतान हो गया तो उस पर लागू नहीं होगा। एग्रीकल्चर लैंड पर भी ये लागू नहीं होता है। अगर कोई एग्रीकल्चर लोन है और लैंड एग्रीकल्चर मॉर्गेज करी है तो उसमें सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता है। शिप वेसल्स पे कोई लोन है तो उस पर भी लागू नहीं होता है। तो धारा 31 का प्रावधान है, जहाँ जहाँ नहीं लागू होगा उसमें ये आता है। विपिन जी, हमें उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। दर्शकों, हम आपको बता दें कि अब हम आपको गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं संध्या उर्फ संजू की है। उम्र 16 साल, रंग सांवला, चेहरा गोल, कद 5 फीट, बदन सामान्य, सलवार सूट पहने हैं और ग्राम अमोनी, सूखी सेवनिया, भोपाल से लापता है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये नेहा, उम्र 17 साल, कद 5 फीट 2 इंच, रंग गेहुआ, चेहरा लंबा, इकहरा बदन, सलवार सूट पहने हैं और लाल घाटी, भोपाल से लापता है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये सतीश पाटीदार, उम्र 52 साल, रंग सांवला, कद 5 फीट 8 इंच, चेहरा लंबा, इकहरा बदन, शर्ट पैंट पहने हैं, नेहरू नगर, भोपाल से लापता है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये प्रीतम सिंह, उम्र 33 साल, रंग गेहुआ, चेहरा लंबा, बदन सामान्य, कद 5 फीट 3 इंच, टी शर्ट लोअर पहने हैं। ये मंगेला पोस्ट, झिरिया, केसली सागर, मध्य प्रदेश से लापता है। इन सभी के बारे में यदि आपको कोई जानकारी मिलती है तो इस पते पर सूचित करें। पुलिस मुख्यालय, अपराध अनुसंधान विभाग, भोपाल। दर्शकों, आइए हम चर्चा को जारी करते हैं। मनोज जी, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि प्रक्रिया क्या होती है, आप हमें प्रक्रिया के बारे में जानकारी दे रहे हैं। 13/2 का जब सूचना पत्र मिलता है, अगर 60 दिवस में वो नहीं उसकी मांग को पूरा करता है बैंक को, तो बैंक उस संपत्ति जो बंधक है या दृष्टि बंधक है उस संपत्ति का आधिपत्य ले सकती है। आधिपत्य 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंबॉलिक पोजीशन, एक फिजिकल, एक भौतिक और एक सिंबॉलिक। तो भौतिक सत्यापन में वो संपत्ति को बैंक अपने कब्जे में प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेती है, लेकिन जाके वहाँ कब्जा सूचना पत्र चस्पा करती है, सूचना पत्र उसको रजिस्टर्ड पोस्ट से देती है और 2 अखबार में प्रचार प्रसार होता है। ये आवश्यक है। सार्वजनिक सूचना जो सार्वजनिक सूचना रहेगा। सरफेसी एक्ट का नियम जो है उसके तहत दिया हुआ फॉर्मेट, उसी में ही वो प्रकाशित करवाया जाएगा। तो ये प्रक्रिया हो गई। अगर भौतिक ले रहे हैं तो भौतिक यदि संपत्ति खाली है या प्लॉट है, भूखंड है, तो उस पर तो सीधे जाके प्राधिकृत कब्जा लेकर के वो यही प्रक्रिया के तहत चस्पा करेगा, सूचना पत्र देगा और प्रकाशित करा देगा। लेकिन यदि संपत्ति में कोई रह रहा है, स्कूल चल रहा है, इंडस्ट्री चल रही है, जहाँ कोई व्यवधान उत्पन्न हो सकता है उसको कब्जा लेने में, तो ऐसी दशा में प्राधिकृत अधिकारी को एक प्रावधान दिया है, क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में नहीं लेगा, तो वो धारा 14 के तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जो भी वहाँ पे हो, दोनों में से किसी एक के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करके पुलिस बल और एक अधिकारी के साथ जाकर के उसका कब्जा लेता है। तो धारा 14 के तहत पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये पावर्स थे कि वो सुनवाई करता था, सामने वाले को बुलवाता था और सुनवाई होती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे एक्ट रिफाइन हुआ और देरी ना हो, उसके बाद ये अधिकारिता समाप्त कर दी, उसको सुनवाई के पावर नहीं है, केवल उसके सामने आवेदन आएगा। एक 9 बिंदु का शपथ पत्र होता है जो बैंक का प्राधिकृत अधिकारी देता है कि मैंने ये कार्रवाई करी है, 13/2 का सूचना पत्र दिया, इतना बकाया है, खाता गैर निष्पादित आस्ति और मैं कानून के तहत काम कर रहा हूँ। ऐसे 9 बिंदुओं का शपथ पत्र जब वो देता है तो केवल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या CGM उसको देख करके और आदेश पारित करता है कि पुलिस बल लेके जाइए और इनका कब्जा दीजिए, तो उसको कब्जा मिल जाता है। तो भौतिक सत्यापन, भौतिक कब्जा बोलते हैं। और भौतिक आधिपत्य लेने के बाद फिर उसको प्राधिकृत अधिकारी को वही प्रक्रिया अपनानी है कि वो सूचना पत्र दे ऋणी को, बंधककर्ता को, उनके उन पतों पे जहाँ वो निवास करते हैं, पेपर में पब्लिकेशन करना है, न्यूज़पेपर में, और साथ साथ चस्पा भी वहाँ कराना है। ये करने के बाद यदि वहाँ पे कोई संपत्ति पाई जाती है, मतलब अचल संपत्ति है, उसके अंदर चल संपत्ति, फ्रिज है, टीवी है या इंडस्ट्री में प्लांट मशीनरी है, तो उसको भी प्राधिकृत अधिकारी को कब्जा में लेने के बाद उसका इंश्योरेंस कराना है और वहाँ पे गार्ड बिठाना है ताकि उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी हो गई। ये भौतिक में है। लेकिन यदि सिंबॉलिक सांकेतिक कब्जा लेते हैं तो उसमें ये जिम्मेदारी ओनर की रहती है, क्योंकि उसी के पास कब्जा रहता है भौतिक। तो ये करने के बाद
फिर उसको टाइम दिया जाता है कि हमने कब्जा ले लिया है, आप भुगतान करिए और अपनी संपत्ति को छुड़ा लीजिए। इसके बाद संपत्ति का जब कब्जा ले लेते हैं जी। उसके बाद प्राधिकृत अधिकारी का ये काम है कि उस संपत्ति का मूल्यांकन हमारे पैनल वैल्यूअर्स होते हैं, जो कि इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स एक्ट के तहत जिनका रजिस्ट्रेशन होता है, इंजीनियर्स होते हैं, उनसे बुला के उस संपत्ति का मूल्यांकन कराए। वो मूल्यांकन इसलिए कराते हैं कि बैंक ऐसा ना हो किसी की 1 करोड़ की संपत्ति किसी जान पहचान वाले को 50 लाख में देते। तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी से उसको प्राधिकृत अधिकारी को इसका कब्जा लेने के बाद मूल्यांकन कराना आवश्यक है। फिर वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है। तो ऐसा नहीं है कि बस उसने रिपोर्ट सबमिट करी और रेट तय हो जाएंगे। उसके बाद भी कानूनी प्रक्रिया के तहत बैंक की एक रिजर्व प्राइस फिक्सेशन कमेटी तय होती है। रिजर्व प्राइस फिक्सेशन कमेटी जो होती है वो रेट तय करती है। कमेटी में कौन लोग होते हैं? बैंक के ही लोग कमेटी होते हैं? बैंक के ही अधिकारी होते हैं, लेकिन अलग अलग लोग होते हैं। इसलिए रखा गया है कि एक आदमी को सारे पावर दिए गए तो वो मिसयूज़ कर सकता है। तो उस कमेटी में जो लोग होते हैं वो उस वैल्यूएशन रिपोर्ट को कंसिडर करेंगे, बेस वो होता है, और उसके बाद वो तय करते हैं मार्केट में वैल्यू क्या है, गवर्नमेंट की वैल्यू क्या है, डिस्ट्रेस वैल्यू क्या है। कई बार संपत्ति की वैल्यू बहुत अच्छी दिखती है लेकिन मकान की कंडीशन ख़राब होती है, तो डिस्ट्रेस वैल्यू भी निकालते हैं और फिर ऐसा एक रेट निकाला जाता है जिस पे वो संपत्ति बेची जा सके और वो सद्भाविक हो। इसके बाद जब ये मूल्यांकन समिति जो है उसका मूल्यांकन कर देती है तो प्राधिकृत अधिकारी इसको विक्रय के लिए लेके जाता है ऑक्शन में, नीलामी में। तो नीलामी की जो प्रक्रिया है, पहले तो पब्लिक ऑक्शन कर देते थे, अब उसको और ट्रांसपेरेंट करने के लिए कर दिया है कि ई नीलामी करें। तो ई नीलामी जो है पोर्टल्स के माध्यम से होती है, सारे लोग आ सकते हैं, लेकिन केवल पोर्टल पे लोड नहीं करना है। उसके लिए फिर विधायिका ने प्रावधान बनाया है कि हर मौका ऋणी को पहले मिले, कि पहले वो ऋण चुकता कर ले। ऐसा ना हो अगर वो खुद कर लेना चाहता है तो वो पैसे उसको ऑक्शन में नहीं जाना है, लेकिन उसको अवसर देती है बार बार बैंक कि आप आइए अपना पैसा जमा कर दीजिए। तो 30 दिवसीय एक सेल नोटिस बोलते हैं, विक्रय सूचना देनी आवश्यक है कब्जा लेने के बाद। तो 30 दिवसीय इसलिए है कि वापस से उसको 30 दिन मिले कि वो अपना ऋण का भुगतान कर सके। उसमें फिर बैंक उसमें बताती है कि हमने इसका रिजर्व प्राइस फिक्स कर लिया है, आपकी संपत्ति का मूल्य आज के दिनांक में इतना है, हम अगर बेचेंगे तो इससे ऊपर बेचेंगे या इतने तक बेचेंगे, इससे नीचे नहीं बेचेंगे। तो यदि ऋणी को लगता है कि ये संपत्ति कम में है तो जा कर के अपना प्रोटेस्ट कर सकता है या वहाँ पे उतने पैसे जमा करके अपना प्रॉपर्टी को रिडीम भी करा सकता है कि ये ले लीजिए, हमारी प्रॉपर्टी रिडीम कर दीजिए, क्योंकि हम इससे ऊपर के ग्राहक आपको दे देंगे या मैं जमा कर दूंगा। तो एक अवसर उसको 30 दिन का रहता है। उसके बाद नोटिस मिलने के 30 दिन हैं। हाँ। इसके बाद भी यदि वो चाहता है हाँ कि वो किसी दूसरे के थ्रू अपनी संपत्ति बेचकर ऋण पे कर दे, वो सेटलमेंट होगा जी। अगर वो दूसरे को दिलाना चाहता है तो जैसे आपने बताया अभी कि भाई वो अगर वो ये कहता है कि इससे ज़्यादा पेयर मेरे पास है, हाँ, इससे तो यदि बैंक का ऋण पूरा चुक रहा है तो हाँ, वो बैंक बोलती है एनओसी हम दे रहे हैं, आप इनको सेल कर दीजिए, हमारा पैसा हमको जमा कर दीजिए, बाकी आप अपना रख लीजिए। इसमें बैंक सहयोग करती है पूर्णतः। तो कानून के तहत विक्रय सूचना पत्र देना आवश्यक है। जो विक्रय सूचना पत्र देगा वो रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से, चस्पे के माध्यम से और इसके साथ प्रकाशन के माध्यम से देगा। और फिर जब नीलामी ये छपेगी तो रिजर्व प्राइस फिक्स होगा, उसमें पोर्टल पे जाके 10% पहले जमा करना होता है जी। तब आप पार्टिसिपेट करें, दैट इज़ कॉल्ड EMD। आरक्षित मूल्य जो है उसका 10% आपको देना पड़ेगा। 10% जमा करने के बाद आप बोली लगाने के लिए सक्षम होंगे जी। फिर आप बोली में पार्टिसिपेट करेंगे और जितने लोग बोली लगा रहे हैं सबको एक अवसर मिलता है कि वो बोली को बढ़ा सकें। तो बोली बढ़ती जाती है, जहाँ पे एंड होता है 5 मिनट का गैप सबको मिलता है। और यदि कोई नहीं बढ़ाता है तो फाइनली जो जिसकी बोली सर्वाधिक होती है उसको सक्सेसफुल बिडर बोलते हैं और बाकियों का पैसा EMD वापस कर दिया जाता है नेक्स्ट डे। जिसका पैसा रहता है जो सक्सेसफुल होता है उसके लिए ये आवश्यक है कि वो 25% बोली का सेम डे जमा करे। अब होता है क्या, आजकल ई-बिड होती है वो 5 बजे ख़त्म होती है, 6 बजे होती है, तो बैंकिंग आवर्स बंद हो जाते हैं। तो ऐसी दशा में लॉ ने लिबर्टी रखी है कि इमीडिएटली, मतलब
विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स और अगले नेक्स्ट दिन भी वो वर्किंग जमा अगले दिन जमा कर दे। जी। अगर वो अगले दिन पैसे नहीं जमा करता है तो इस मामले में हमारा कानून सख्त है कि उसका जो पैसा जमा किया हुआ है वो जब्त हो जाएगा, वो किसी भी दशा में वापस नहीं मिलेगा। तो 25% उसको तुरंत जमा करना है। 25% जमा करने के बाद फिर भी 75% जमा जो करना है उसके लिए बैंक को प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से सेल को कंफर्म करना होता है। जी। विक्रय की पुष्टि बोलते हैं। विक्रय की जब पुष्टि होती है जी। उसके अंदर 15 दिन के अंदर उसको बाकी पैसा 75% जमा करना है। जी। अब जो ये 75% जमा करना है, पहले संशोधन के पूर्व 15 दिन मतलब 15 दिन ही था जी। और दोनों पक्ष, तीनों पक्ष, विक्रेता मतलब बैंक हो गया और जो ऋणी है वो और जो खरीदने वाला, ये तीनों लोग मिलकर के यदि समय बढ़ाना चाहें तो 90 दिन तक के लिए समय बढ़ाया जा सकता तो था। ऑक्शन होने के बाद ऋणी भी बढ़ा सकता है एक बार जब 25% अमाउंट आ गया? नहीं, समय बढ़ा, ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल था, यही संशोधन के पूर्व था कि उसकी परमिशन से समय बढ़ाएगा, तो जिसकी संपत्ति वो समय क्यों देगा। जी। तो ये इम्प्रैक्टिकल था। तो बाद में संशोधन करके बोला कि बैंक और खरीदार, जी। बैंक उनकी रिक्वेस्ट पे 90 दिन बढ़ा सकते हैं, 15 दिन को, बस इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो 90 दिन में उसको पैसा जमा करना है। अगर वो जमा करने में विफल होता है ऑक्शन परचेजर, सक्सेसफुल बिडर, तो उसका वो पैसा जो 25% जमा है उसमें से EMD जब्त हो जाएगी और ये वापस फिर से ऑक्शन पर आएगी। ये प्रक्रिया है। अब इन सारी प्रक्रिया में ये सारा बैंक जो लोकधन है उसको रिकवरी की प्रक्रिया है। इसमें यदि हम देखेंगे कि ऋणी का हित फिर कहाँ बचाव हो रहा है, तो ऋणी का हर बार 30 दिन या 60 दिन एक अवसर जरूर दिया गया है, लेकिन इन प्रक्रिया में यदि कोई गलती बैंक कर रही है तो उसका बचाव कहाँ है। तो कोई भी व्यक्ति यदि बैंक ने प्रक्रिया नहीं की और किसी व्यक्ति को ये लगता है कि उसके साथ गलत हुआ, उसकी प्रॉपर्टी गलत नीलाम कर दी गई है, उसे प्रॉपर इंटीमेशन नहीं दी गई, अवसर नहीं दिया गया, तो ऐसी स्थिति में उसके पास ऐसी स्थिति में धारा 17 का प्रावधान है उसी अधिनियम में, और उस अधिनियम में धारा 17 के तहत केवल ऋणी और बंधककर्ता नहीं, ऐसा कोई भी अन्य व्यक्ति, जिसमें अन्य व्यक्ति से क्या था? अन्य व्यक्ति से मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता है कि मैंने कहीं से किसी बैंक से ऋण लिया, मैंने कोई संपत्ति बंधक रखी और मैं डिफॉल्ट हो गया, बैंक जाता है उस संपत्ति पे कब्जा ले लेता है, तो बाद में पता लगता है वो संपत्ति तो मेरी थी ही नहीं, मैंने फर्जी दस्तावेज के आधार पर ये लोन लिया। तो वो जो व्यक्ति है जिसका घर है, जिसको मालूम भी नहीं है कि मेरे उस पे लोन है, जिसको मालूम भी नहीं है, ऐसे सुनने में आते हैं ऐसे प्रकरण, हमें पता ही नहीं हमारी प्रॉपर्टी पे लोन है। तो अब वो आएंगे अचानक, क्योंकि ये एक्ट बहुत पावरफुल है, उसको घर से निकाल दिया धारा 14 के तहत, तो बेचारा आदमी कहाँ जाएगा। इसलिए धारा 17 में लिखा हुआ है, मैं चाहेंगे क्योंकि हमारा समय तो धारा 17 में ये प्रावधान है, एनी पर्सन इंक्लूडिंग बोरोवर मे अप्रोच टू DRT, वो DRT जा सकता है और DRT में धारा 17 के तहत जाके इन प्रावधान के नियमों को चैलेंज कर सकता है। DRT मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए एक है और वो जबलपुर में स्थित है, तो उसको जबलपुर में ये केस लगाना होता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आज आपने इस एक्ट के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। दर्शकों, जैसा कि आज के कार्यक्रम में हमने देखा कि ये एक्ट वैसे तो बना है बैंक के लिए कि बैंक को इससे कोई जो असुविधाएं होती थी रिकवरी में वो आसान हो जाएं, पर ये जो ऋणी है और जो स्वामी है संपत्ति का, उसके हितों को भी उतना ही सुरक्षित करता है। ज़रूरत है आपको समय पर सावधान होने की। जैसे ही आपके पास कोई नोटिस आता है आपको तुरंत उस पर विचार करके और उसका जवाब देना चाहिए, और ये अगर कहीं कुछ गलत हुआ है तो आप उसके खिलाफ इसमें जा सकते हैं और अपनी संपत्ति वापस ले सकते हैं। आज हम आपसे यही विदा लेते हैं, अगले अंक में फिर आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।